पापा का सपना पूरा करा। पापा ने मेरे को बोला था कि 10th क्लास में जाके वो मेरे को शूटर की ट्रेनिंग देंगे, तब उनके सपना पूरा करूंगी। आर्मी में जाओगे आप? अच्छा शूटिंग। पापा शूटर थे अच्छे, वो टीचर थे, वो क्योंकि शूटिंग सिखाते थे, वो हमें भी कभी कभी लेके जाते थे फील्ड पे अच्छी शूटिंग सिखाने के लिए। बड़े होके क्या बनो? बड़े होके बस आर्मी ज्वाइन करनी है, आर्मी ऑफिसर बनना और शूटर बनना उनके जैसे इच्छा। मैं भी शूटर बनना चाहती हूँ अपने पिता की तरह, मैं भी आर्मी में जाना चाहती हूँ। ये लफ्ज़ हैं उस बेटी के जिसने अपने पिता की शहादत देखी, जिसने अपने पिता को शहीद होते देखा, और उस इलाके की जिस गांव ने कई सारी शहादतें देखी हैं, जिस गांव ने कई सारे लोगों को देश के नाम कुर्बान किया है। ये इलाका है मजालता उधमपुर का, और वहाँ का एक गांव जिसने कई सारे पियोनी ये इलाका पड़ता है, और कई सारे ऐसे जवान जो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे थे, जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। उसी के नाम आज सुखदेव सिंह बंदराल जी भी चले गए, और कल सीज़ फायर वायलेशन के दौरान नौशहरा सेक्टर में जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उनकी मृत्यु हुई, उन्हें वो शहीद हो गए। और आज उनका पार्थिव शरीर जो है पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके घर पहुंचा। उसके बाद सैन्य सम्मान के साथ और रीति रिवाजों के साथ उनका दाह संस्कार किया गया। स्वीकार करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसे वीर जवान को हम नमन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये जो एक लड़ाई लड़ी हुई है पूरे देश भर में, दुनिया भर में, जल्द पाकिस्तान इस चीज़ को समझे कि इससे कुछ नहीं मिलता, और आतंकी फैक्ट्री जो लगातार वो चला रहा है अपने इलाके में, उसे जल्द ही भारतीय सेना पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। और हमेशा उन्होंने करके दिखाया है। सुखदेव जी 1971 की लड़ाई और कई सारी ऐसी जंगें लड़ चुके हैं जिसमें उन्होंने एक वीरता का जो है वो प्रमाण दिया है, और हमेशा देते रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि उसकी फैमिली के साथ हम सब लोग हैं, और उम्मीद करते हैं कि उनकी फैमिली इस मुश्किल घड़ी से निकल पाए। उनको हम नमन करते हैं।
आगे बढ़ते हैं, आज बात करेंगे कोरोना वायरस के अपडेट की। सबसे पहले तो पिछले 24 घंटे में जम्मू एंड कश्मीर में 738 पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए, जम्मू में 290, कश्मीर में 448। इसके अलावा अगर बात करें रिकवरी रेट की तो 1706 लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए, जम्मू में 1145, कश्मीर में 561। वहीं मौतों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 16 का रहा, 8 जम्मू में और 8 कश्मीर में। अभी तक 17,41,300 टेस्ट कोविड के कर लिए गए हैं, जिनमें से 80,476 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा एक्टिव लोगों की संख्या सिर्फ 13,712 रह चुकी है और 81.38% रिकवरी रेट के साथ 65,496 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा 1.57% है, 1268 लोग की मौत हो गई है जम्मू एंड कश्मीर में। उम्मीद करते हैं आंकड़ा जल्दी जल्दी ठीक हो और जिस तरह से रिकवरी रेट हमारा बढ़ रहा है, उम्मीद करते हैं कि रिकवरी रेट और तेज़ी से बढ़े और हालात और सामान्य की ओर हों और पीक जो पिछले दिनों काफ़ी बड़ी चल गई थी, अब धीरे धीरे कर केसेस भी आना कम हो गए हैं। आगे चलें तो आज बैक टू विलेज 3 का एक नया दिन हुआ, जिसमें एलजी साहब ने कई सारी बातें कही, कई सारी जगहों पर विजिट की। महत्वपूर्ण विजिट 2 जगहों की जिस पर चर्चा चल रही है। सबसे पहले भूपिंदर सिंह जी, जिनकी कुछ दिन पहले बडगाम के वो एक इलाके के बीडीसी चेयरमैन थे और उसके बाद जब वो अपने घर आ रहे थे तो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई कुछ अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा, जिस पर लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आज एलजी मनोज सिन्हा साहब उनके परिवार वालों से जम्मू के सैनिक कॉलोनी में उनसे मिलने गए, वहाँ पर वो उन्होंने उनसे बातचीत की और कंडोलेंसेस की। इसके अलावा एलजी साहब की एक और विजिट की चर्चा आज पूरे दिन चलती रही, वो थी जो शाम को उन्होंने की जीएमसी मेडिकल यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की वो विजिट, जिसका इंतज़ार हर कोई कर रहा था। बार बार लोग कह रहे थे, बार बार सोशल एक्टिविस्ट हो, मीडिया हो या आम जनता हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब ने कहा कि कृपया करके एलजी साहब आप खुद विजिट कीजिए और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जायज़ा लीजिए। सबसे पहले अतुल डुल्लू साहब ने विजिट की, उसके बाद मनोज सिन्हा साहब वहाँ खुद पहुँचे, सारी चीज़ों का जायज़ा लिया। हालांकि मीडियाज़ के सवालों का जवाब देने से उन्होंने आज मना कर दिया, बट अमूमन वो दे देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही वो ये पूरी रिपोर्ट्स उनके पास पहुँचेंगी, जल्द ही उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आएगा कि क्या क्या संज्ञान लिया गया है और क्या क्या चीज़ों पर अब और तेज़ी से काम होगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की छवि काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है, उम्मीद करते हैं कि हालात ठीक हों। जब भी मीडिया किसी भी चीज़ को दिखाएगा तो वो यही कोशिश करेगा कि समाज में जिस चीज़ के बारे में वो बताया जा रहा है उसमें सुधार हो। और अब चलते हैं हमारी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। आज की बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं उस मसले पर जो काफ़ी दिनों से जम्मू एंड कश्मीर में गरमाया हुआ है। फायरमैन सर्विसेज के लिए कुछ पोस्टें 2013 में निकली, उसके बाद कई बार ये एग्ज़ाम हुआ, उसमें फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन लिया गया, उसके बाद रिटन एग्ज़ामिनेशन हुआ और उसके बाद कई बार ये एग्ज़ाम जो है वो विवादों में रहा। कई बार इसका फिर से एग्ज़ाम जो है रिकंडक्ट कराया गया, बच्चों को फिर से कहा गया कि आप फीस भरिए, एस्पायरेंट्स लगातार वेट करते रहे और करीबन 8 साल बाद 2020 में जब इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकली, ओपन मेरिट की, आरबीए की, एससी की, एसटी की, तो उसके बाद फिर से एक बड़ा बवाल जम्मू एंड कश्मीर में मचना शुरू हो गया। ऐसा क्या कारण है कि 2013 से शुरू हुआ ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव अभी जाकर कंप्लीट हुआ और ऐसे क्या कारण बने कि फिर से एक बार बच्चों ने इसके खिलाफ जो है अपनी बात बोलना शुरू कर दी है। सबसे बड़ी जो बात की जा रही है, जो खिलाफ जिसके की जा रही है, वो डिस्ट्रिक्ट है बडगाम, क्योंकि 740 के करीब ये पोस्टें निकाली गई थी फायरमैन के लिए और फायरमैन ड्राइवर्स के लिए, बट उनमें से ज़्यादातर पोस्टें जो मेजॉरिटी ऑफ पोस्ट हैं वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को मिली है, जिसके बाद एक ये भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ये भी बातचीत चल रही है कि शायद जम्मू और कश्मीर में बांटा गया है। क्या यही कारण है कि कश्मीर को ज़्यादा सीटें दी गई, बडगाम जिले को ज़्यादा सीटें दी, या इसके पीछे कुछ और कारण है? इन सारी चीज़ों पर आज हम एक कर बात करेंगे और मेरे साथ बडगाम जिले से एक एस्पिरेंट जुड़ चुके हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, अभी ये रिसर्च स्कॉलर हैं और काफ़ी देर से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ उठाई जाए और रियलिटी जो है हमारे जो जनता है, हमारे जो दर्शक हैं उनको पता चले। धन्यवाद मीर सिकंदर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया रजत जी। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, वो ज़रूर उन्हें क्लैरिटी हो जाएगी कि एग्जैक्टली ये मामला क्या है और क्या सिर्फ और सिर्फ ये वही मामला है जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, जिसकी वजह से कश्मीर और जम्मू को हमेशा बांटा गया है। देखिए रजत जी साहब, मैं सबसे पहला सवाल यही जानूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा, 2013 में जब ये पोस्टें निकली
कितने जी। लोगों ने फॉर्म भरा, कितने लोग अपीयर हुए और किस तरह से ये प्रोसेस चला? देखिए रजत जी, जहां तक इस फायरमैन पोस्ट और फायरमैन ड्राइवर्स की बात की जा रही है, 2013 में ये पोस्ट आई थे मार्च के महीने में। जी जी, इसका जो मतलब पूरा डेटा है, इसमें 55,000 से ज्यादा एस्पिरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। जी तो लेकिन ये हमेशा ये पोस्ट जो है विवादों में रहा। तो पहले इसका फिजिकल लिया गया सितंबर के महीने में। सितंबर 2013। जी 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 बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि आप साल भी साथ साथ लेते जाइए, क्योंकि जी इतना जी लंबा प्रोसेस है और लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जी, सितंबर 2013 में इसकी फिजिकल ली गई। जब फिजिकल कंप्लीट हुआ, दिसंबर के महीने में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जी जो जम्मू और कश्मीर के मतलब शहर है, वहां पे ये कंडक्ट हुआ। जी लेकिन जब मतलब एग्जाम हुआ, एग्जाम के फौरन ही 2-3 दिन बाद ये विवादों में फिर से आया। जी तो क्या हुआ, पेपर लीक आउट होने के मतलब हमें पूरे सबूत मिले थे। जी तो उस वक्त एनसी और कांग्रेस की हुकूमत थी, उन्होंने इस पोस्ट को काश करवाया। बिल्कुल। और आखिरकार ये 2018 तक ये मतलब केस चला कोर्ट में। माननीय हाई कोर्ट में ये केस पूरा गया। जी 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 बिल्कुल। 2000 मतलब जून के महीने में एक नोटिफिकेशन हाई कोर्ट की आई से इसको री एडवर्टाइज किया जाए जी और इसको फिर से फिलअप किया जाए। एक नया मतलब हम एप्लीकेंट से एक फीस के तौर पे एक रकम वसूल की जाए, ताकि ये दोबारा फिजिकल में पार्टिसिपेट कर सके। जी जहां तक मतलब 2018 में हमने फिर से इसमें अपियर हुए, जितने भी सारे कैंडिडेट्स है वो लगभग उनकी तादाद 12,000 थी। जी 12,000 के बाद हम रिटर्न के लिए अपियर हो गए दिसंबर 2018 में। जी और ये कितने लोग थे जो रिटर्न में अपीयर हुए? रिटर्न में सिर्फ 7,000 लोग अपियर हुए। ओके। तो 7,000 के बाद इसका मतलब अगले ही दिन इसके पेपर लीक होने के फिर से मतलब हमें सबूत मिले। जी तो हमने डिविजनल कमिश्नर यहाँ, क्योंकि श्रीनगर में उस वक्त दरबारमू यहाँ पे नहीं था, वो जम्मू में था, हमने डिविजनल कमिश्नर साहब के पास इसका एजिटेशन दर्ज करवाया। तो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर। जी जी, तब वो यहाँ बशीर खान साहब हुआ करता था। तो बशीर खान साहब ने इसके ऊपर मतलब एक मतलब ऑर्डर निकाला, ये फौरन एग्जाम नए सिरे से कराया जाए। यानी कि 2018 दिसंबर में जो एग्जाम हुआ उसको फिर से करवाया जाए और फिर से पूरा प्रोसेस चले। जी बिल्कुल। क्या सिर्फ एग्जाम होना था या फिर फिजिकल भी वापस लिया जाना था? और नहीं 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 नहीं, फिजिकल में तब हमें छूट मिली, सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए कहा गया। लेकिन एप्लीकेशंस नहीं लगेंगे? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यही 7,000 इन्हीं को बोला गया। अब अगले मतलब प्रोसेस के लिए अपियर हो जाओ रिटर्न के लिए। जी तो उसके बाद ऐसा हुआ, तो ये फिर से कोर्ट में जा पहुंचा। जी तो कोर्ट ने बना? तो कोर्ट में यही मतलब दो गुटों के बीच वो मतलब आपसी ये तनाव हुआ। कोई कहता था ये नहीं नहीं पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर कोई बोल रहा था नहीं इस लिस्ट को आने दो। तो फिर आखिरकार मतलब जो प्रूफ्स थे, जो मतलब मास कॉपी हुई थी, उनकी बिना पे कोर्ट ने ये फैसला लिया कि एग्जाम नए सिरे से कराया जाए। जी आखिरकार फैसला कब हुआ, कितनी तारीख को, कौन से साल को? जी ये अगस्त 2019 को ये फैसला लिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ होम और हाई कोर्ट की जानिब से। ओके। तो आखिरकार इन्होंने फिर से फैसला किया दिसंबर के महीने में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इसी रिक्रूटमेंट के सिलसिले के तहत एक ऑर्डर निकाला, इसकी टीआरपी चेंज की जाए, क्योंकि टीआरपी बार बार विवादों में आती रही। जी टीआरपी का मतलब समझाएं हमारे दर्शकों को जरा। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो एक एजेंसी को मतलब कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर मिला था। जी और ये किसने बैठाई थी टीआरपी, किसने तैयार की? टीआरपी इन्होंने एक टेंडर निकाला था फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने। इन्होंने ही इसका कॉन्ट्रैक्ट इनको दिया था। ओके। तो इसके बाद ये हुआ, इन्होंने एग्जाम डेट निकाली, रोल नंबर स्लिप सब कुछ निकाला। तो फिर बाद में इन्होंने फैसला लिया एग्जाम नए सिरे से कंडक्ट होगा, टीआरपी चेंज होगी। ओके। तो टीआरपी चेंज होने के बाद इन्होंने नया डेट दिया 29 मार्च 2020। जी तो एग्जाम मतलब इसी साल। जी 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 एग्जाम तैयार मतलब कंडक्ट होना तैयार ही था, तो कोविड ने दस्तक दी। तो कोविड के सिलसिले में ये एग्जाम फिर से पोस्टपोन हुआ। ओके।
आखिरकार कोविड-19 की थोड़ी बहुत मतलब बेहतरी आने के साथ साथ डिपार्टमेंट ने भी फैसला लिया एग्जाम को हम कंडक्ट कराएंगे जी। तो आखिरकार इन्होंने 8 सितंबर 2020 को एक मतलब नोटिस निकाली, एग्जाम अब 20 सितंबर को लिया जाएगा। ओके। तो 20 सितंबर को हमने एग्जाम दे दिया, लेकिन हमें पहले ही प्रूफ मिले थे कि एग्जाम बड़गाम में कुछ ऐसा चल रहा है कि पेपर लीक होने के पूरे इम्कान हैं। लेकिन ये इल्जाम बार बार जम्मू से भी और कश्मीर से भी सिर्फ बड़गाम जिले में क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि आप बड़गाम से हैं, इसलिए आप सही तरीके से समझा पाएंगे। देखिए, इससे पहले भी बड़गाम नहीं, ये पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ था। जितने भी एस्पिरेंट आजकल इसमें लगे हैं ना, उनका स्कोर जो है ना वो एकदम मतलब एक ही रेंज में आता है। चाहे वो रामबन का हो, उसके भी 89 है, 90 है, 94 है, चाहे वो बड़गाम। हाँ, ये इस बात से हम मतलब मुकर नहीं सकते, बड़गाम के बेशक ज्यादा हैं जी, बड़गाम के बेशक इसमें ज्यादा है, लेकिन मैं खुद बड़गाम से बिलोंग करता हूं। मैंने ये इनकी नोटिस में लाया था, मैं वहां पे भी गया था एजिटेशन मतलब प्रोटेस्ट दर्ज कराने के लिए। इन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज किया। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चली आ रही, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, इसमें कुछ होगा। तो हमने उम्मीद रखी थी शायद एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, और एग्जाम जब हमने दिया हमें लगा भी, लेकिन शाम को जब हमने देखा तो हमें ऐसे स्क्रीनशॉट मतलब प्राप्त हो रहे थे जिसमें एग्जाम की डेट से मतलब 4 घंटे पहले की टाइमिंग दिखाई दे रही थी। हालांकि एग्जाम हमारा 11 बजे था, 7:45 पे पेपर एक दूसरे के मोबाइल से ट्रांसफर हो रहा था। ओके, आपने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोली, मैं चाहूंगा दर्शकों का ध्यान जाए। वहां पर आपने कहा कि जो सेंटर्स थे वहां पर हमें लगा कि वहां पर ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो कामकाज जो एग्जाम है वो किया जा रहा है। उसके क्या कारण कि क्या ट्रांसपेरेंसी किस तरह की वहां पर थी? देखिए, एक तो मतलब हर एग्जाम में 20-20, 40-40 कैंडिडेट एक हॉल में हुआ करता था, लेकिन इसमें हमें सिर्फ 4-4, 5-5, 10-10, 12-12 लड़कों को एग्जाम के लिए। हमने सोचा ये कोविड है, इसी कोविड-19 के कारण ये हमें दूर दूर रख रहे हैं। हमें भी लगा, और वहां सीसीटीवी भी थे, हमें लगा शायद एग्जाम ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा। और जब हमने पेपर का स्टैंडर्ड देखा, उस वक्त हम ज्यादा मतलब उत्सुक हो गए, शायद इस बार ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। पेपर इतना टफ था, एसएससी पैटर्न का था, हमने सोचा जो इसमें लगेगा वो अपने मेहनत के बलबूते पे लगेगा। आखिरकार 29 की शाम, ये 20 सितंबर की शाम को जब हमने ये स्क्रीनशॉट्स देखे, तो मैं एक वाहिद लड़का था जो फायर एंड इमरजेंसी के पास गया। मैंने डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव साहब को फोन भी किया, पर्सनली उनको कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं किसी इशू के बारे में। उन्होंने कहा क्या इशू है, आप थोड़ा ऐसे ही बताओ। मैंने उनको ऐसे कहा, और जितने उनके मतलब वो कर्मचारी थे वहां, उनको भी बोला। उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया अंदर आने को, तो उन्होंने मुझे बाहर ही मतलब मुनासिब समझा जाने को, और मतलब कहा आप यहाँ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, आप वहां अंदर नहीं जा सकते हो। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक मैसेज टाइप की और इनके मैसेज मोबाइल पे डाली, ऐसे ऐसे हुआ है। तो इन्होंने पूरा मुझे इग्नोर किया। फिर मैंने एक कॉल भी की, कॉल में मुझे कहा गया आप ऐसे मत मतलब इल्जाम हम पे लगाओ, आप पे उल्टा केस हो जाएगा। बट मीर, ये जो बातें आप कह रहे हैं ये सारी एलिगेशंस है, क्या इसके सबूत क्या हैं? क्या आपके पास अभी भी वो स्क्रीनशॉट्स उपलब्ध हैं? जी 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 बिल्कुल। मुझे लगा पहले मेरे ही पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है, लेकिन उसके बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट से ऐसे मतलब शवाहिद प्राप्त हुए हमें जी। और उसके बाद मैंने मतलब अकेला ही था मैंने ग्रुप में भी मैसेज टाइप की, ऐसे ऐसे हो रहा है, आप देख लेना, बड़गाम से इतने सिलेक्शंस होंगे, फला मतलब मेरिट काफी हाई जाएगा। कोई मुझ पे भरोसा करने वाला नहीं था, उनको लगा शायद इसका पेपर खुद का गलत हुआ है, ये दूसरों को बहला रहा है। मैं आपको रोकूंगा। ये ग्रुप कौन सी बार बार आप बात कर रहे हैं, ग्रुप क्या है? ये फायर एंड इमरजेंसी का एक ग्रुप था जिसपे बात हो रही थी एग्जाम आंसर की। इसका ग्रुप कैसे बना, कितने लोग इसमें थे? इसमें 200-250 लोग हैं, जम्मू से भी कश्मीर से भी, ऐसे मतलब आपस में ये शेयर करते थे, कोई मैसेज एग्जाम कब होगा, क्या होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी। ओके। तो सब ने मेरे को इग्नोर किया जी। और जितने भी मतलब हमें उस वक्त शॉक लगा जब ये 8th पास स्टूडेंट्स का स्कोर देखा हमने जी।
और एक एक फैमिली से जो लोग हैं वहां मतलब 5-5 6-6 लड़के एक एक ही घर के सिलेक्ट हुए हैं। तो और आप लोग ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि पहले एग्जाम इसलिए जो पेपर था वो इसलिए लीक हुआ क्योंकि कुछ धांधली इसमें हुई है, कुछ खिरोद फरोख हुई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इससे हम मतलब मतलब मुकर नहीं सकते, क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इस इशू को सीरियस नहीं लिया। 2 बार हो चुका था, अब तीसरी बार फिर से हुआ, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराए, जो इनको करना था वो फिर से हो रहा है, उन्हीं कैंडिडेट्स के पास फिर से पेपर चला जाता है। बट मीर, एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर हमारे दर्शकों को क्लियर करना चाहूँगा, आपसे भी समझना चाहूँगा। 8वीं इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो पहले हमारे दर्शकों को बताइए क्या थी? जी, इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th थी। जी, 8 8th मिनिमम पास। क्वालिफिकेशन अगर थी, आप जी लोग जी जो जी जो ग्रेजुएशन थे या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली थी, जिन्होंने 12वीं के ऊपर कोई भी जो है डिग्री हासिल की थी, तो आपको नहीं लगता कि जो अपर जितने भी हायर स्टडीज़ करे हुए बच्चे थे उनका सिलेबस शायद उन्हें लगा हो कि 8वीं क्लास का जो सिलेबस है वो बच्चों ने ज़्यादा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, और जो हायर स्टडीज़ वाले हैं उन्होंने वो सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा होगा जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही भी हो सकती है, लेकिन जो इसमें कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स है वो 10 बार फेल हो चुके हैं मैट्रिक और 8th में। ये अभी की नोटिफिकेशन नहीं है जो आप समझ रहे हो सर। आज के मतलब जो लड़के हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनका सीबीएसई का पैटर्न है, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं। ये 1984 वाला मतलब इसका एलिजिबल था, ये वो मतलब जो मतलब बैकलॉग एस्पिरेंट्स है वही उसमें इसने उन्होंने ही इसमें फार्म भरे थे जी। और दूसरी बात, इन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स किया था 8th इसमें एलिजिबल है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने क्वालिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स रखे थे, मैट्रिक के 5 पॉइंट्स, 12th के 10 पॉइंट और ग्रेजुएशन के 20 पॉइंट, लेकिन बाद में इन्होंने ये भी हटा दिए, कहा 8th के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हम जो क्वालिफाइड मतलब एजुकेटेड एस्पिरेंट्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल ये बात सही हो सकती है किसी हद तक, 8th पास के साथ इनको लगा 8th पास के साथ नाइंसाफी हो रही है, इन्होंने ये क्राइटेरिया हटा दिया, हम इसके लिए मतलब एग्री हो गए। लेकिन हमें ये पता नहीं था कि 8th वाला 96 मार्क्स कर सकता है, ग्रेजुएट वाला 60 तक ही महदूद रह सकता है। जी, और इसके अलावा जो आरबीए में हम देख रहे हैं वो भी काफ़ी वेरिएशन को है, ज़्यादा नहीं है, वो भी 85-80 के आसपास ही शायद मेरिट निकला है। जी 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 बिल्कुल, उसमें भी बड़गाम के ही 35 एस्पिरेंट सिलेक्ट हुए हैं। और यहाँ तक मतलब बड़गाम, आप सर बड़गाम को छोड़िए, चाहे जम्मू से भी कोई भी सिलेक्ट हुआ है वो भी अपने बलबूते पे सिलेक्ट नहीं हुआ है, चाहे आप कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक जो भी इसमें सिलेक्ट हुआ वो अपने मतलब बेस पे सिलेक्ट नहीं हुआ। आप इन गवर्नमेंट से कहिए सर प्लीज इनकी क्वालिफिकेशन शो करिए, इनकी रेजिडेंस क्यों शो नहीं कर रहे हो, क्योंकि लोग इनको आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सिलेक्ट हुए। अभी तो हम मतलब अपने अपने एरिया का एदाद शुमार आपको बता रहे हैं जी। तो ये जो लिस्ट है ये हमेशा से विवादों में रहा, हमने बहुत आस लगाई थी इस पोस्ट के लिए, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर से हम ज्यादा उम्मीद रखते थे क्योंकि उसने इसके खिलाफ बोल्ड स्टेप पहले भी लिए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर बैंक का इशू हो, खादी एंड विलेज का इशू हो या इंफॉर्मेशन ऑफिसर का इशू हो, उसने बहुत सारे इश्यूज इस रिलेटेड जो है वो सॉल्व किए थे। हम उनसे बहुत मतलब पुरजोर अपील करते हैं कि वो इसमें इंटरवीन करे। जी, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि अगर ये एग्ज़ाम गलत हुआ है, जो कथित तौर पर आप सारे लोग कह रहे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपको लगता है कि एक बार फिर से अगर एग्ज़ाम कराया जाए या फिर उन बच्चों का जो बच्चे पास हुए हैं उनका टेस्ट अगर फिर से कंडक्ट कराया जाए तो वो बच्चे पास नहीं होंगे और आप लोग होंगे? बिल्कुल सर, आपकी बात जो है वो बिल्कुल बजा है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो ये बोल रहे हैं ना, कल एक लड़के का इंटरव्यू, इन्हीं के लड़के का इंटरव्यू वायरल हुआ है, आप देखिए उसमें क्या क्या कमेंट्स और मतलब बोलने को मिल रहे हैं। ये उन एक तो जो सिलेक्ट नहीं हुआ है उसको उसके साथ कंपेयर करा रहे हैं, मतलब वो 96 पॉइंट्स लेके उनको मतलब बात करने का अंदाज ही नहीं है, वो मतलब जानता ही नहीं है बात करने का तरीका, वो कैसे 96। हम हाई कोर्ट से भी यही दरख्वास्त करते हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, आपने बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो है उनको सामने लाया है,
आप उनका भी एग्जाम लो, हमारा भी एग्जाम लो। अगर वो हमसे आगे हैं तो हम अपनी गिल्टी मतलब जो हम आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जो आप हमें सजा दोगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं। बट मीर ऐसी बात देखो, इतनी मुश्किल से एक बच्चे को नौकरी मिलती है, एक एस्पायरेंट को, और उसके बाद आप लोग जो हैं वो खलल डाल रहे हैं उनकी अपॉर्चुनिटी में जो उनको मिली है। आप लोगों के लिए कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। क्यों इतना लंबा प्रोसेस, इतना 7-8 साल चला? फिर से आप लोग कहेंगे कि फिर से इसे कोर्ट में घसीटा जाए, या फिर इसे एलजी साहब खुद इसे मॉनिटर करें, फिर 2-3 साल और आप चाहते हैं लगे इसमें? रजत जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इस वक्त सहमत नहीं। आप जो कह रहे हो सर, ये मतलब मुझे मतलब हजम नहीं होता है। अगर ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चली होती तो मैं ये चाहता, अगर वो एक ही डिस्ट्रिक्ट के बंदे क्यों ना सिलेक्ट हो, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये बैग मतलब ये पूरी फ्रॉड ही फ्रॉड इस लिस्ट में देखी जा रही है। आप बड़गाम का छोड़ो, आप श्रीनगर का ले लो, पुलवामा का ले लो, गांधरबल का ले लो, हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी मतलब बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है। वो किस लिए? इसमें रिलेशन का फैक्टर ज्यादा चला है। जिसका बाप इसमें एम्प्लॉई है उसने अपने घर वालों को पेपर दिया, उसने अपने भतीजे को पेपर दिया। मतलब ऐसे ये प्रोसेस चला आया है। आप लिस्ट को गौर से देखिए, इसमें देखिए रिलेशन फैक्टर कितना आपको देखने को मिलेगा। एक एक घर से 4-4 सिलेक्ट हुए हैं, एक ही रोल नंबर पे 2-2 सिलेक्ट हुए हैं। आपने शायद देखा नहीं होगा, एक है वसीम राजा कोका और रमीज राजा कोका, उनका फिजिकल रोल नंबर सेम है। वो अलग अलग पोस्ट मतलब एक तो वो सिलेक्ट हुए हैं दोनों जी। और दूसरी बात, इसके बगैर भी बहुत सारे, एक 1970 का इन्होंने सिलेक्ट किया है इस लिस्ट में। हालांकि वो एलिजिबल नहीं है, वो 50 मतलब उसकी एज इस वक्त 50 है। वो कैसे? वो तो ओवर एज होता है। और 1995 का एक स्टूडेंट एस्पिरेंट इसमें है जिसकी एज अंडर एज आ रही है, वो भी इसमें सिलेक्ट है। अब फाइनल क्या आप चाहते हैं कि क्या एक ऐसी लिस्ट इनकी निकाली जाए जिसमें इनके रोल नंबर्स हो, जिसमें इनकी एज हो, जिसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ हो, और साथ ही साथ इनके प्रॉपर एड्रेस हो, और इनके रिलेशन भी बताए जाए, इनके घर में कौन कौन गवर्नमेंट नौकरी है या फिर फायर सर्विसेज से कौन कौन है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम एंटी करप्शन ब्यूरो को भी मतलब पुरजोर इस्तिदा करते हैं कि प्लीज हमें इस वक्त मदद कीजिए। हम तब 25-26 साल के थे जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अभी हम 33-35 साल, कोई तो 40 साल तक जा पहुंचा सर। हम प्लीज इसमें इंटरवीन चाहते हैं गवर्नर साहब का। वही हमारा एक वाहिद रास्ता है जो हमारी सुन सकता है। बाकी हमने बहुत जो सरकारी अधिकारी है उनसे बहुत मतलब बात की, उन्होंने कभी इन कल्प्रिट्स के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, ना इनको सजा दी। ये बार बार यही प्रोसेस दोहराते रहे। जी, धन्यवाद मेरी पूरी बातचीत के लिए, और उम्मीद करते और हैं। दूसरी बात जी रजत जी, मैं दूसरी बात आपको मतलब ये मतलब कंक्लूजन करना चाहता हूँ इसी बात पे। जी, एक दूसरी बात, जो जम्मू में एक बात चली है, कश्मीर के लड़के ज्यादा है। मैं आपको एक एदाद शुमार बताऊंगा। जम्मू के मतलब 2000 से अबो कैंडिडेट्स इसमें अपीयर हुए हैं। कश्मीर से 5000 के मतलब 5000 से ज्यादा। जम्मू में 50, लद्दाख में 50 अबो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिसने इसमें पार्टिसिपेशन की थी एग्जाम में। ये मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको कम्युनल रंगत दे रहे हैं, कश्मीर के ज्यादा हैं। हम ये नहीं चाहते। हमें ये भी पता है कैटेगरीज ज्यादा जम्मू से ही आते हैं। कैटेगरीज जो भी सिलेक्ट होते हैं उसमें जम्मू का फैक्टर हमेशा से ही रहता है। लेकिन इस बार तो ना हमें वो भी दिखने को मिला है, ना कश्मीर के मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट से हमें ये सारे सिलेक्शंस देखने को मिल रही है। यानी कि आपको भी लगता है कि जो जम्मू कश्मीर वाली पॉलिटिक्स हमेशा से खेली जा रही है, उसी में ये मसला कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर करके दब जाएगा, और आप लोगों को जो इंसाफ चाहिए। जी 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 जी, इसलिए जो जम्मू में ऐसा बोल रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, प्लीज ऐसा नहीं। इस वक्त जम्मू कश्मीर को एक होना चाहिए। पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो जम्मू का डोगरा भाई क्यों ना हो जिसमें जो इसमें सिलेक्ट हो, या पुनिस रजौरी का गुज्जर क्यों ना हो जो इसमें सिलेक्ट हो, लद्दाख का लद्दाखी क्यों ना हो वो इसमें सिलेक्ट हो, या कश्मीर का चाहे कोई भी हो जो इसमें सिलेक्ट हो। जो मेहनत करेगा वो इसमें सिलेक्ट होगा। इस बुनियाद पे नहीं कि मतलब पेपर पहले ही बांटा जाए तो वो ही सिलेक्ट हो। तो जरूर अमीर, हम उम्मीद करते हैं कि इस पर एलजी साहब खुद संज्ञान लें, और जो भी कार्यवाही उन्हें उचित लगती है, जो सही है, जो बच्चों के इंसाफ में होगी, जो यूथ के इंसाफ में होगी, जो लगातार लोग मांग कर रहे हैं उनके इंसाफ में होगी,
तो जल्द से जल्द इस पर ज़रूर कार्रवाई होगी और इसी उम्मीद के साथ हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें समय दिया और पूरी डिटेल में बातचीत जो है, हर एक डाउट जो है हमारा भी और हमारे दर्शकों का भी क्लियर किया। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ जुड़े थे मीर सिकंदर जी और आज की बड़ी खबर में हमने यही कोशिश की कि आपको वो बात बताई जाए जो काफ़ी दिनों से कई सारे लोग सोच रहे हैं, क्योंकि भीड़ में जब प्रोटेस्ट होता है तो कई सारी बातें क्लियर नहीं आती, शोर शराबे में आती हैं। हम चाहते थे कि पूरी बातें जो हैं क्लियर हो जाएं और जम्मू कश्मीर हमेशा करके जिस चीज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, जो मुद्दा यूथ का है, जो मुद्दा बच्चों का है, जो बच्चों के फ्यूचर का है, उसे देखा जाए, ना कि ये चीज़ देखी जाए कि जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू और कश्मीर को बांटा जाए कॉम्युनल लंग्स में या बाकी एंगल्स में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं एलजी साहब, हमारे माननीय मनोज सिन्हा साहब, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम साहब, एडवाइज़र साहब, डिवकॉम साहब, ये सब इस पर संज्ञान ले। रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसके प्रॉपर ये देखा जाए कि इतना समय क्यों लग गया। सबसे पहले इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए 750 के आसपास पोस्टें हैं और ये इतनी बड़ी धांधली की जो एलिगेशंस बच्चे शरेआम आकर लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि दाल में कुछ काला हो। सारे एलिगेशंस और सारी बातें आपके सामने हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पर जल्द ही संज्ञान लिया जाएगा और इस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त आज के इवनिंग एडिशन शो से मुझे, मेरे कैमरामैन को। बाकी ऐसे और शोज़ के लिए और ख़ास एनालिसिस के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।